up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा? प्रोसेस का मतलब सबसे पहले तो समझो कि ये प्रोसीजर होता है किसी चीज़ का, तो वन बाय वन सीक्वेंस में ही फॉलो होगा। तो हम इसके पॉइंट्स को फीचर्स, मेरिट्स या डीमेरिट्स की तरह ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो हमें इनको सीक्वेंस में ही लर्न करना होगा। तो प्लानिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस का बेटा फर्स्ट जो स्टेप आता है, सबसे पहले तो तुम इसकी मेमोरी टेक्निक समझ लो। मेमोरी टेक्निक मैम क्या है, कैसे याद करोगे तुम इन सातों पॉइंट्स को? तो एक तो देखो, नॉर्मली चलता है, अगर वर्ड्स में देखें हम तो एस डाइज इफ, ठीक है, SDIES डाइज IF इफ, सातों ही पॉइंटर्स इसके अंदर आ गए। और दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो बेटा मेमोरी टेक्निक है, एक निमोनिक है, सम डॉग्स इन इजिप्ट सिट इन फॉरेस्ट, ठीक है। ये एक निमोनिक है, इसका फर्स्ट लेटर तुम्हारा एक पॉइंटर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। क्या है? सम डॉग्स इन इजिप्ट सिट इन फॉरेस्ट। ओके, आ गया समझ में? अब समझते हैं वन बाय वन क्या है प्लानिंग प्रोसेस। देखो, फर्स्ट स्टेप आ रहा है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। बेटा, प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है किसी ऑब्जेक्टिव को सेट करना। आपका काम क्या है, आपको किस गोल के टुवर्ड्स काम करना है। मैम, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेटा, आपको क्या अचीव करना है, आपका टारगेट, आपका एम क्या है, आप किस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो प्लानिंग करोगे ना, बिना ऑब्जेक्टिव के तो प्लानिंग होती नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेट करो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स तुम्हें काम करना है, तुम्हें पहुंचना कहाँ है। देखो क्या लिखा हुआ है, The first step in planning is to clearly define the objectives of the organization. These goals provide direction to all departments and guide the planning efforts of all levels of management. क्या बोला है कि सबसे पहले अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल पता लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, तुम्हें चाहिए क्या है, तुम अचीव क्या करना चाहती हो, उन गोल्स तक तुम पहुंचोगे कैसे, इसमें तुम्हारी हेल्प कौन करेगी? प्लानिंग करेगी, ठीक है। तुम्हें डायरेक्शन दिखाएगी कि तुम्हें अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। तो आए समझ, सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। मैम, क्या मतलब है? बेटा, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब है कि तुमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, अब उसके लिए तुम कुछ फ्यूचर अजम्पशंस करोगे। बिना फ्यूचर अजम्पशंस के तो तुम्हारे काम नहीं होगा। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे चाहिए कि भाई 3 महीने में मेरे एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। मुझे अपने चैनल को ग्रो करना है एटलीस्ट 3 महीने में। अब मैं कुछ अजम्पशंस भी तो किए होंगे ना मैंने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। क्या अजम्पशंस किए होंगे मैम? कि बेटा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कंपटीशन तो बहुत है। लेकिन फिर भी अगर कंटेंट मेरा स्ट्रांग होगा तो बच्चे देखेंगे, बच्चों को पसंद आएगा। तो हो भी सकता है कि बच्चों को पसंद आए और हो भी सकता है कि नहीं आए, तो अजम्पशंस तो होती हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस लो, देखो कि क्या अचीवेबल है हमारा ऑब्जेक्टिव। कि तुमने पता चला मैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लूँ बेटा कि मुझे 1 महीने में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम अजम्पशंस करते हैं, तो वो क्या चीज़ है? डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट सच एज मार्केट ट्रेंड्स, government policies or competitors behavior. These assumptions act as the base for making realistic plans. बेटा, assumptions किस तरह काम करते हैं? एक बेस की तरह काम करते हैं फ्यूचर में प्लानिंग के लिए। आए समझ में क्या है? तो सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन। मैम, क्या मतलब है? बेटा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन का मतलब है, मैं आपको BST पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज़ के लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे कोई 1 या 2 बुक तो नहीं है, हज़ारों बुक मिलेंगी तुम्हें BSTs की, बहुत लोगों ने लिख रखी हैं बुक्स। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ एक्शन का मतलब है कि मुझे अपनी चीज़ें देखनी है कि मैं BST कहाँ से पढ़ा सकती हूँ, भाई कहाँ से मैं अपनी नॉलेज ले सकती हूँ और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकती हूँ। आए समझ में? कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? ऑप्शन चूज़ करना। मुझे NCERT से पढ़ाना है या मुझे किसी और दूसरे राइटर की बुक से पढ़ाना है, मुझे किस चीज़ से पढ़ाना है, तो क्या है? ऑप्शन चूज़ करना है। किसमें आ जाता है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द गोल एंड अजम्पशंस, गोल्स और अजम्पशंस दोनों समझने के बाद
बाद मैनेजर्स एक्सप्लोर डिफरेंट वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेटा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम ऑफलाइन भी तो जा रहे होगे ना कोचिंग, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें BST में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मिलकर BST में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब एक ही कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं है तुम्हारे पास कि अगर तुम मुझसे नहीं पढ़ोगे तो तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, तुम 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाओगे, नहीं ना। तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तुम्हारी अपनी सिटी में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होंगे, ऑफलाइन टीचर्स तुमको पढ़ा रहे होंगे, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का यही मतलब है कि तुम ढूंढो कि भाई तुम्हारे काम की चीज़ कहाँ है। कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। मैम क्या मतलब है बेटा, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज का मतलब है कि सारे ही ऑप्शंस जो तुमने चूज़ किए, मान लो तुम्हें 10 टीचर्स का पता लग गया, ठीक है। अब तुमने उन 10 टीचर्स को पता तो लग गया, तुमने ऑप्शंस तो ढूंढ लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। अब इवेल्युएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब होता है बेटा कि तुम डीप स्टडी करो, मतलब अच्छे से समझो कि किस टीचर का क्या वे है पढ़ाने का, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कौन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है, किसकी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही है, ये भी तुम पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक टीचर का सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो लेकिन तुम्हें ना आ रहा हो, तो ये भी तो वेरी करता है ना, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब है कि ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जानो, अच्छे से समझो कि किस में क्या स्पेशलिटीज़ हैं, किस चीज़ में कोई पीछे रह रहा है, तो वो किस में आ जाता है, इवैल्यूएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच अवेलेबल ऑल्टरनेटिव इज एग्जामिन्ड इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ इट्स risk and feasibility. This helps managers understand which option will be most suitable under the current circumstances. Current circumstances के अंदर तुम्हें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। जब तुम अच्छे से जानोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा ना। तुमने मेरी वीडियो ही नहीं देखी, तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता मैम कैसे पढ़ाएंगी, क्या हम इनके साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या मुझे इनकी बात समझ में आ रही है, ये तो तुम्हें पता चलेगा ना। तुम मेरी वीडियोज़ देखोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। अब मैम इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के बाद बेटा पॉइंट आता है कि जो तुम्हें कोर्स ऑफ एक्शन, जो ऑप्शन तुम्हें पसंद आया उसको सिलेक्ट कर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेटा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगा, तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आए, अगर तुम्हें मैं बेस्ट लगी तो मुझसे पढ़ो, किसी और की समझ में आ रही है उससे पढ़ो, कोई दूसरी बुक तुम्हें समझ में आई उससे पढ़ो, अगर तुम्हें NCERT बेस्ट लग रही है तो तुम NCERT से पढ़ो। सिलेक्टिंग, जो तुम्हें बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगा बेटा उसको सिलेक्ट करो, उसके साथ काम करो। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इवैल्यूएशन द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन। बेटा कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन तुम चूज करो, सबसे कम नेगेटिव और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। द सिलेक्टेड प्लान शुड बी रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब बेटा आपने जो प्लान सेलेक्ट कर रखा है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइंड होना चाहिए। मैम क्या मतलब है रियलिस्टिक का? बेटा मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर लूँ, मैं प्लान कर लूँ कि मुझे चांद पे जाना है, क्या पॉसिबल है मेरा कि मैं उठूँ और ऐसे ही चांद पे चली जाऊँ? नहीं है ना भाई। तो प्लान क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए तुम्हारा। अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि मैंने अभी चैनल बनाया, अब मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर लूँ कि मुझे 1 महीने में 10 मिलियन हिट करने हैं, तो क्या है पॉसिबल है? नहीं है ना। तो प्लान ये रियलिस्टिक ही नहीं है, तो इस पर काम कैसे होगा? तो प्लान क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब क्या करो, तुमने कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ लिया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, अब तुम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करो। बेटा सिर्फ प्लान करना काफ़ी नहीं होता, प्लान को इम्प्लीमेंट भी तो करोगे ना। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक काम कैसे होगा? हमने सोच लिया भाई, हमने प्लान कर लिया हमें किस दिन क्या पढ़ना है, हमने अपने टारगेट सेट कर लिया, हम आज ये करेंगे कल वो करेंगे और बोर्ड्स में 95+ लेके आएंगे, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो हम क्या ही 95+ लेके आएंगे? तो क्या सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी है? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी तो हमें करना है ना उस प्लान का। देखो क्या लिखा है, वंस द प्लान इज फाइनलाइज्ड इट इज पुट इनटू एक्शन। जब फाइनल हो जाए तुम्हारा प्लान तो बेटा उसको एक्शन में लाओ, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड इंश्योरिंग दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलो अप एक्शन। मैम ये क्या है? बेटा फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कि तुमने प्लान बना भी लिया, तुमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तुमने फ्यूचर के अजम्पशंस ले लिए, उसके बाद तुमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए, फिर तुमने उनकी स्टडी कर ली, उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया, 6 काम हो गए, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, ठीक है।
अब लास्ट में क्या आ रहा है, फॉलो अप एक्शन। बेटा जब तुमने सब कर लिया तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद फॉलो अप का मतलब है कि चेक करते रहो टाइम टू टाइम कि क्या काम सही हो भी रहा है। तुम प्लान को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हो लेकिन क्या आउटपुट अच्छा निकल कर आ रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्लान ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं, ये किस में आ जाता है, फॉलो अप एक्शन में। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम पढ़ते हैं तो हमारे वीकली मंथली टेस्ट चलते हैं। ऑफलाइन कोचिंग्स में तो ज़्यादातर वैसे चलते हैं या नहीं, लेकिन चलना चाहिए। वीकली टेस्ट चलते हैं हमारे, क्यों चलते हैं बेटा, फॉलो अप। हम जो पढ़ा रहे हैं क्या तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है कि बस ऐसे ही हम पढ़ाते जा रहे हैं और तुम बैठ के सुनते चले जा रहे हो। तुमको समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो वो किस में आएगा, फॉलो अप एक्शन में। देखो क्या लिखा है, द फाइनल स्टेप इज टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान। प्लान की परफॉर्मेंस क्या है बेटा, उसको समझो, उसको मॉनिटर करो, देखो। इफ any deviation occur, corrective steps are taken to ensure that the plan stays on track। अगर कोई डेविएशंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो चीज़ों को सुधारो जिससे कि तुम्हारा प्लान ट्रैक पर रहे। तो आ गई समझ में सातों ही प्रोसेस। अब दूसरी बात मैंने क्या बोला था, ये प्रोसीजर है बेटा, आगे पीछे पॉइंट तुम नहीं कर सकते, सीक्वेंस में याद करोगे, सीक्वेंस में ही चलेगा। एक और मेमोरी टेक्निक यहाँ पर लिखी हुई है, सम पीपल इन एवरी स्कूल इम्प्लीमेंट फन। ठीक है, 3 बता दी मैंने। सबसे पहले एस डाइजिफ, उसके बाद सम डॉग्स इन इजिप्ट, सिट इन फॉरेस्ट, और थर्ड सम पीपल इन एवरी स्कूल इम्प्लीमेंट फन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जो भी निमोनिक या फिर जो वर्ड तुम्हें समझ में आया हो तुम उससे इनको लर्न करो। सीक्वेंस में रहेंगे, याद करना, आगे पीछे करने की कोशिश मत करना। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है प्लान। मैम प्लान है क्या। देखो प्लानिंग तो हमने समझ ली, प्लानिंग प्रोसेस भी समझ ली। अब मैम प्लान क्या है। बेटा प्लान क्या होता है, एक पेपर पे राइट की हुई चीज़ें, कैसे अचीव करेंगे हम अपने ऑब्जेक्टिव को, इसके बीच की जो चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव सेट करने से लेकर और ऑब्जेक्टिव को पाना कैसे है, इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, प्लान ही तो होता है ना हमारा। प्लान काम कर रहा होता है। तो प्लान क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव कैसे करना है, वो क्या है, प्लान है। आया समझ। देखो क्या लिखा है, A plan is a specific document or outline that details how the goals of an organization will be achieved। क्या है बेटा, एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि तुम्हारे गोल्स अचीव कैसे होंगे। इट इज़ द आउटकम ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस वेयर द चूजन कोर्स ऑफ एक्शन इज क्लियरली लेड आउट। ये क्या होता है, आउटकम होता है बेटा प्लानिंग प्रोसेस का, कि चूजन कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, क्लियरली लेड आउट होता है यहाँ पर। अ प्लान डिफाइंस व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन, who will do it and within what time frame and budget। देखो क्या लिखा हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब प्लान डिफाइन, बेटा प्लान क्या क्या डिफाइन करता है, what needs to be done, हमें करने की क्या ज़रूरत है 95+ लाने के लिए, ओवरऑल 95+ और BST में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो what to be done, what needs to be done, ठीक है। how it will be done, होगा कैसे, करने की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई, होगी कैसे, तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लान के अंडर आ जाएगा। ठीक है। Who will do it, कौन करेगा भाई, हमें अचीव करना है हमारा ऑब्जेक्टिव तो हम ही करेंगे। आए समझ। तो ये भी क्या है, प्लान है। और लास्ट विद इन वॉट टाइम फ्रेम एंड बजट, बेटा टाइम के अंदर ही आएगा ना। पता चला हमें इस साल बोर्ड्स देने हैं, नहीं बोले हम अगले साल पढ़ेंगे, ऐसा होता है क्या, टाइम फिक्स है ना, इसी टाइम करना है हमें, इसी सेशन में करना है। 2025-26 में हमारे बोर्ड्स हैं तो हमें इसी सेशन में पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि हम मैम बोर्ड्स के बाद पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा टाइम भी फिक्स होता है। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन एंड हेल्प्स गाइड द एफर्ट्स ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। बेटा ये किसकी तरह काम करता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। जैसे हमारा 10th में ब्लूप्रिंट आता था, उसमें क्लियरली सब कुछ लिखा होता था, कौन से चैप्टर में से क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। तो हम इसके थ्रू अपनी पढ़ाई करते थे कि उसके तरीके से पढ़ाई करना है, हमें किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है। तो ये प्लान क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह हमारा काम करेगा। आ गया समझ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैम, प्लान तो हम समझ गए। नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा 2 टाइप्स ऑफ प्लान हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहला सिंगल यूज़ प्लान और उसके बाद स्टैंडिंग प्लान। मैम क्या है ये सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान है बेटा ऐसा प्लान जो एक बार बन गया, काम ख़त्म, प्लान ख़त्म, दोबारा काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ट्रिप प्लान की, ठीक है, ट्रिप भी तो हम प्लान करेंगे ना। हमने एक ट्रिप प्लान की, हम गए, ट्रिप कंप्लीट कर कर घूम कर वापस आ गए, प्लान ख़त्म। क्या वही प्लान ज़िंदगी भर चलेगा। पता चला इस बार हम गए गोवा, अगली बार हमें कहीं और जाना है, तो क्या हम वही प्लान को फॉलो करेंगे, नहीं ना। ट्रिप हमारी ख़त्म, प्लान ख़त्म। तो वो क्या है, सिंगल यूज़ प्लान है। आ गया समझ क्या है सिंगल यूज़ प्लान।
अ सिंगल यूज प्लान इज मेड फॉर वन टाइम नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज। बेटा एक बार बन गया, काम हो गया, खत्म, ठीक है, उसके बाद कोई यूज नहीं होता। नॉन रेपिटेटिव एक्टिविटीज किसके लिए बनाया जाता है? नॉन रेपिटेटिव एक्टिविटीज। बेटा रिपीट नहीं होती एक्टिविटीज, इनके लिए बनाया जाता है सिंगल यूज प्लान, ठीक है। वंस द टास्क इज कंप्लीटेड द प्लान इज नो लॉन्गर यूजफुल। टास्क खत्म, प्लान खत्म, अब कोई काम नहीं है उस प्लान का, काम हो गया हमारा, खत्म बात। It is used for specific projects like organizing an event, launching a product or constructing a building। देखो कितने बढ़िया एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, मान लो हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है बेटा, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया, इवेंट खत्म, प्लान खत्म, अब क्या कोई काम का है हमारा प्लान? कि नहीं हम उसको फ्रेम करवा लेंगे फिर हम उसको रात दिन पढ़ा करेंगे, नहीं ना, इवेंट खत्म हो जाएगा, प्लान खत्म हो जाएगा। आया समझ क्या है? प्लानिंग अ कंपनीज एनुअल फंक्शन, ये भी एक एग्जांपल है। किसी कंपनी का एनुअल फंक्शन तुम प्लान कर रहे हो, भाई फंक्शन खत्म, प्लान खत्म। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिंगल यूज प्लान क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मैम फीचर्स क्या है इनके? मेड फॉर वन टाइम एक्टिविटीज और यूनिक प्रोजेक्ट्स। बेटा वन टाइम एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज होता है सिंगल यूज प्लान। यूज्ड ओनली अंटिल द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। कब तक यूज किया जाता है? जब तक कि ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए। एक बार ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, खत्म प्लान। स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड इन नेचर। बेटा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मतलब साफ शब्दों में लिखा हुआ, सबको समझ में आए, और टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड मैंने अभी बताया था, भाई हमें इसी सेशन में अपनी 12th कंप्लीट करनी है तो इसी सेशन में पढ़ना है ना हमें, ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम बोर्ड्स हमारे अभी और हम मैम अगले साल कर लेंगे तैयारी। तो टाइम बाउंड है ना बेटा, तो इसी सेशन में हमें 95+ लाना है। आगे क्या है? टाइम बाउंड, समझ में, ठीक है। उसके बाद बिकम्स इररिलेवेंट आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। एक बार काम खत्म हो गया, टास्क खत्म हो गया तो इररिलेवेंट हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता। डिजाइन फॉर नॉन रूटीन डिसीजंस। नॉन रूटीन डिसीजंस का क्या मतलब है? बेटा रूटीन डिसीजंस के लिए नहीं बनता है ये, एक बार बन गया, खत्म हो गया, एक काम खत्म, प्लान खत्म। आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टैंडिंग प्लान। अब मैम सिंगल यूज प्लान तो हम समझ गए क्या है, अब ये बताइए स्टैंडिंग प्लान क्या है? सिंगल यूज तो हमारी समझ में आ गया। स्टैंडिंग प्लान बेटा वो प्लान होता है जो कि एक बार के लिए नहीं बनाया जाता, एक बार बना दिया अब वो लंबा चलेगा। मैम क्या मतलब है? जैसे कि किसी स्कूल की यूनिफॉर्म डिसाइड कर दी तुमने, ठीक है, उसके लिए भी तो प्लान ही किया होगा ना, वो भी क्या है? एक प्लान के अंडर आता है। किसी स्कूल की यूनिफॉर्म तुमने डिसाइड कर ली, अब ऐसा तो नहीं है कि एक साल अलग चलेगी, दूसरे साल अलग चलेगी, तीसरे साल अलग चलेगी, नहीं ना, एक बार बन गया, खत्म बात, वैसे ही चलेगा। आ गया समझ? किसी कंपनी का ड्रेस कोड रूल बना दो, होते हैं ना ड्रेस कोड रूल, ज़्यादातर ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट्स होते हैं, तो क्या होते हैं? ड्रेस कोड रूल होता है, एक बार बन गया तो वैसे ही चलेगा, ऐसे नहीं हर साल चेंज हो रहा है, बोले नहीं इस साल तुम ब्लू शर्ट पहन के ना, अगले साल रेड पहन। किसी कंपनी की लीव पॉलिसी हो गई, अब हर साल या हर महीने तो चेंज नहीं होती, एक बार बन गई भाई लीव पॉलिसी क्या है तो बन गई, तो वो किस में आ जाएगा? स्टैंडिंग प्लान में। तो आगे समझ क्या है स्टैंडिंग प्लान? देखो क्या लिखा है, A standing plan is used for recurring activities and provides ongoing guidelines for regular decisions। बेटा recurring activities के लिए बनाया जाता है, बार बार होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ और खत्म काम। It includes policies, rules and procedures that are followed repeatedly over time। कौन कौन इंक्लूड है इसमें? पॉलिसीज हो गई बेटा, रिपीटेडली चलती रहती है, ऐसा तो नहीं कि हर साल पॉलिसी चेंज हो रही है, हर महीने पॉलिसी चेंज हो रही है। कोई रूल बना दिया, अब रूल है, बन गया तो बन गया, चेंज तो नहीं होता कि नहीं रोज़ चेंज हो रहा है भाई, हर महीने चेंज हो रहा है, नहीं है, एक बार बन गया तो बन गया। प्रोसीजर्स है, एडमिशन प्रोसीजर हो गई, तो ये सब किस में आ जाता है? स्टैंडिंग यूज प्लान में। आ गया समझ में? अब हमें पढ़ने हैं इसके फीचर्स नेक्स्ट, देखो जल्दी से खत्म कर देती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यूज रिपीटेडली फॉर रूटीन टास्क। बेटा रिपीटेडली यूज होता है, एक बार बन के खत्म नहीं होता। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। पॉलिसीज, रूल्स और प्रोसीजर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ये तीनों ही स्टैंडिंग यूज प्लान होते हैं। सेव्स टाइम बाय अवॉइडिंग रिपीटेड प्लानिंग, बार बार प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, टाइम भी बचता है। फ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी, अगर ज़रूरत पड़े तो अपडेट आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, कहीं अटक रहे हो तो वापस से देखना, अच्छे से समझना, आज इसको रिवाइज करना। फिर भी अगर समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको डाउट को क्लियर करूँगी। आज के लिए हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।